एक कमाल की सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में आप लोगों का यहाँ पर जनरल नॉलेज के सारे यहाँ पर टॉपिक आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होंगे तो उसके रिगार्डिंग। तो आप लोग प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आज 45 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर अगर आप लोगों को इनके जवाब पता होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए और आप देखिए आपका स्कोर यहाँ पर कितना बनता है 45 में से। तो पहला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने हूणों को हराया था? तो गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने हराया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। तो गुप्त साम्राज्य के स्कंदगुप्त जो शासक थे, इन्होंने हूणों को हराया था। तो स्कंदगुप्त ने गुप्त साम्राज्य के ये शासक थे, हूणों के आक्रमण को इन्होंने सफलतापूर्वक विफल किया था। उसके बाद किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और वर्धन काल। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए इसको स्वर्ण युग कहा गया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन में भारत आया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री जो फाहियान था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आता है। तो फाहियान ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान इसने भारत की यात्रा की थी। दिल्ली सल्तनत में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने क्या करा था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मुगल सम्राट की कब्र रावी नदी के तट पर स्थित है? तो चार ऑप्शन है, शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो वो मुगल सम्राट था जहांगीर, जिसकी जो कब्र है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और जहांगीर की जो कब्र है वर्तमान में ये पाकिस्तान में, तो यहाँ पर सादरा में रावी नदी के किनारे इसकी कब्र थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट दिखा सकते हो। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन यहाँ पर है। तो सही जो जवाब होगा यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, दो यहाँ पर जो भाई थे, इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन जो राजवंश था, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो चार ऑप्शन यहाँ पर है और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवाहन राजवंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान जिसे पैठना भी कहा जाता है, सातवाहन राजवंश की राजधानी थी। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर इसका संबंध किससे? सम्राट अशोक से। तो कलिंग का जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व यहाँ पर ये युद्ध होता है। और इसमें क्या था, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसके बाद यह युद्ध हुआ था। और 232 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? यह वर्ष था अशोक की मृत्यु से ये संबंधित था। और किस दिल्ली सल्तनत शासक का संबंध गुलाम वंश से नहीं था? तो देखो इनमें चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो गुलाम वंश से किसका संबंध नहीं था? तो इब्राहिम लोदी का संबंध गुलाम वंश से नहीं था। बाकी इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का और बलबन का संबंध गुलाम वंश से था। इब्राहिम लोदी का जो संबंध था वो किससे था? लोदी वंश से था। और उसके बाद किस राजवंश ने पहली बार ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान देना शुरू किया था? तो चार ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा तो वो राजवंश था सातवाहन, जिन्होंने धार्मिक उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया था। गुप्त काल के दौरान भंडार गारिका का पद किससे सम्मानित था? तो जो भंडार गारिका का पद था गुप्त काल में, ये अनाज के भंडार का प्रमुख था। तो भंडार गारिका अनाज के भंडार का प्रमुख यहाँ पर अधिकारी था, जो खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करता था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान था इसका यहाँ पर वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त के दरबारी जो कवि थे हरिसेन, इन्होंने इनकी विजयों का वर्णन किया था। हर्षवर्धन के शासन में कौन सा बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था वो था कन्नौज सभा। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म और वेदांत के सम्मान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। तो किस में किया था? कन्नौज सभा में। उसके बाद मौर्य काल के दौरान पंड्याध्यक्ष का क्या कार्य था? तो मौर्य काल के दौरान जो पंड्याध्यक्ष होते थे ये क्या करते थे? ये व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख यहाँ पर थे। तो
पंड्यादक व्यापार और वाणिज्य का अधीक्षक था जो राज्य के लिए वस्तुओं का व्यापार करता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था सैन्य खर्चों को नियंत्रित करना। तो क्या था? कम कीमतों से सैनिकों को कम वेतन पर भी गुजारा करने में मदद मिली, जिससे राज्य के विशाल सैन्य खर्चों को नियंत्रित किया जा सका। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था सैन्य खर्चों को नियंत्रित करना। किस शासक को मलिक काफूर का समर्थन प्राप्त था जिसने दक्षिण भारत में कई अभियान भी चलाए थे? तो वो कौन था? किस शासक को मलिक काफूर का समर्थन प्राप्त था? तो ये किसको था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था जिसने उसके लिए दक्षिण भारत में सफल सैन्य अभियान भी चलाए थे। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा जो था ये तुर्की भाषा में लिखा गया था और अरबी इस्लाम की पवित्र भाषा है और यह बाबरनामा की मूल भाषा नहीं है। तो अगर सही जवाब पूछा जाएगा तो तुर्की होगा। तो बाबरनामा का मूल रूप से किस भाषा में यहाँ पर लिखा गया? तो तुर्की भाषा में ये लिखा गई है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी पत्नी की स्मृति में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने कराया था? तो ये कराया था विक्रमादित्य द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसने अपनी पत्नी की स्मृति में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने। और सातवाहन काल में गाहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सातवाहन काल में गाहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था किसान के लिए। गाहपति शब्द एक धनी और प्रभावशाली किसान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कौन सा शब्द? गाहपति। उसके बाद अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके पश्चाताप का वर्णन है। तो ये मिलता है अशोक का जो शिलालेख था ये 13 था। प्रमुख शिलालेख जो इनका 13 था उसमें यहाँ पर ही मिलता है। तो इस शिलालेख में अशोक के शासन के 8वें वर्ष में भी कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। कुतुब मीनार के जो निर्माण में योगदान देने वाले दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? तो कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया था। तो ऐबक ने इसकी शुरुआत करी थी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था और फिरोज शाह तुगलक ने बिजली करने के बाद इसकी मरम्मत और विस्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई? तो ये उस्ताद मंसूर को ये उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की। तारिक ए फिरोजशाही जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारिक ए फिरोजशाही जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये लिखा था किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। तो जियाउद्दीन बरनी ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तारिक ए फिरोजशाही लिखी थी। किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी तो बाबर ने किसको हराया था? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। सातवाहन काल के दौरान व्यापार में किस प्रकार की वस्तुओं का मुख्य रूप से आयात किया जाता था? तो सातवाहन काल के दौरान व्यापार में सोना चांदी और टिन की वस्तुओं का यहाँ पर क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। और मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था अशोक की शांतिवादी नीति। तो अशोक की शांतिवादी नीति ने सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया था जिससे साम्राज्य बाहरी आक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो गया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस उद्देश्य से दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह जो तुगलक था इसने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करी थी। तो इसी उद्देश्य से इसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना करी थी। और प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्ता माल्यदा किस शासक द्वारा लिखी गई थी? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक थी अमुक्ता माल्यदा तो ये लिखी थी कृष्णदेव राय ने। तो कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्ता माल्यदा। तो अमुक्ता माल्यदा के शासक द्वारा लिखी गई थी। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे और उन्होंने अमुक्ता माल्यदा नामक पुस्तक की रचना की थी। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था तो वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था। हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन किस शासक के बाद शुरू हुआ था? तो ये शुरू होता है स्कंदगुप्त के बाद। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था लेकिन उसके बाद के जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था? यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। चोल साम्राज्य में उर और नाडु का क्या अर्थ है? तो चोल साम्राज्य में उर और नाडु का अर्थ होता है उर एक गांव था और जो शहर का गांव या फिर शहर का प्रतिनिधित्व करता था उर, और जबकि नाडु एक जिला या फिर प्रांत का प्रतिनिधित्व करता था।
और अकबर के शासनकाल के दौरान तयसाला प्रणाली का संबंध किससे था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो तयसाला प्रणाली थी इसका संबंध था भू राजस्व से, इसका संबंध था। तो तयसाला प्रणाली एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। हर्षवर्धन के दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट, तो उन्होंने किस प्रसिद्ध जीवनी की रचना करी थी? तो सभी को पता है, उन्होंने हर्षचरित यहाँ पर इसकी रचना करी थी जो हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित था। सातवाहनों ने किस धातु से बनी मुद्रा का व्यापार रूप से उपयोग किया था? तो इन्होंने लेड और पोटिन का यहाँ पर उपयोग किया था। तो सातवाहनों ने बड़े पैमाने पर लेड यानी कि सीसा और पोटिन से बने सिक्कों का उपयोग किया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी कृष्णदेव राय को। तो कृष्णदेव राय एक महान विद्वान और संरक्षक थे जिन्हें आंध्र भोज का कहा जाता था। और किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत नामक एक नया कैलेंडर शुरू किया था? तो ये इलाही संवत नामक एक कैलेंडर शुरू करा था, ये किया था अकबर ने। तो अकबर ने अपने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के हिस्से के रूप में इलाही संवत शुरू किया था। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई जो अपनी कला और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और उनके दरबार में नवरत्न भी थे। उन्होंने भारत पर सबसे पहले किस गुप्त शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो सबसे पहले इन्होंने कुमारगुप्त प्रथम के वक्त इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और अंतिम बार इन्होंने स्कंदगुप्त के वक्त किया था। उसके बाद फिर ये जब कमज़ोर पड़ गया था उस वक्त हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, लेकिन फिर जो गुप्त साम्राज्य था उसके शासक थे वो कमज़ोर थे जिसकी वजह से फिर इनका जो शासन था वो समाप्त हो गया था। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तकरास नामक विभाग किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तकरास नामक ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की वसूली के लिए दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना करी थी। तो बाबर ने तुलुनुमा नामक युद्ध रणनीति का उपयोग पहली बार किस लड़ाई में किया था? तो इन्होंने बाबर ने तुलुनुमा जो नामक युद्ध रणनीति थी तो इसका पहली बार इन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई जो थी उस वक्त इन्होंने किया था जहाँ पर इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदल यानी कि न्याय की श्रृंखला स्थापित की थी? तो किस मुगल सम्राट ने करा था? ये करा था जहांगीर ने। तो जहांगीर ने आगरा किले में जंजीर ए अदल स्थापित किया था ताकि कोई भी सीधे सम्राट से न्याय मांग सके। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य में 8 महान जो तेलुगु कवि थे ये क्या थे? अष्टदिग्गज। यह कृष्णदेव राय के दरबार के 8 महान तेलुगु कवियों का एक समूह हुआ करता था। तो किस दिल्ली सल्तनत शासक ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो इक्ता प्रणाली को जो समाप्त किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इक्ता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया था। अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना यानी कि पूजा गृह का निर्माण कराया था? तो इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच बहस और चर्चा के लिए इबादत खाना का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में। और गुप्त काल के दौरान साधु शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो गुप्त काल के दौरान साधु शब्द का जो उपयोग किया जाता था ये व्यापारी के लिए किया जाता था। साधु शब्द व्यापारियों विशेषकर साहूकारों के लिए प्रयोग में होता था। तो ये थे आपके आज के 45 प्रश्न। आपको कितने के यहाँ पर सही जवाब पता थे कमेंट में बताओ।